This conference will now be recorded. ठीक है, तो अब हमें कॉलोनिज्म का इंडिया में थर्ड फेज तैयार करना है और इसको हम कह रहे हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या है? आप जानते हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि हम किसी भी जगह को इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कॉलोनिज्म भी यही है, लेकिन यहाँ पर हम उस जगह अपना पैसा इस्टेब्लिश करेंगे। पहले वाले में क्या हो रहा था? केवल माल लिया और लेके चल दिए, लाके फिर बेच दिया, यहाँ कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, तो इसका रीजन देखो। सबसे पहले इसका रीजन पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंग्लैंड के लोग ये काम करने में सक्षम रहे। तो उसका जवाब आपके सामने है कि 1757 से लेकर 1860 तक इंग्लैंड भारत जैसे बाजारों से इतना पैसा कमा चुका था कि अब उस पैसे को वो कहीं भी स्थायी रूप से निवेश कर सकते थे। ठीक है, बाहर भेज सकते थे। दूसरा कारण क्या था? इस दौरान इंग्लैंड में जो लेबर क्लास है वो ऑर्गेनाइज हुई, और जहां लेबर क्लास ऑर्गेनाइज होगी क्या करेगी? वो बार्गेनिंग करेगी। बार्गेनिंग में सबसे नुकसान किसको होता है? मालिक को होता है, अगर लेबर ऑर्गेनाइज है तो। ठीक है, और उस समय के लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मार्क्स के इस आर्टिकल का बड़ा योगदान था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए सारा विश्व है, खोने के लिए पैरों में पड़ी बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं। आपने सोशो में पढ़ा होगा इसे, जो हमने कार्ल मार्क्स को तैयार किया। ठीक है, तो अब इंग्लैंड का व्यापारी ये सोच रहा है कि यार हमारा यहाँ मुनाफा क्या हो रहा है? कम हो गया मजदूरों के एकजुट होने से। तो ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में अपनी इंडस्ट्री बंद कर देंगे, नहीं, बंद नहीं करेंगे, बल्कि इंग्लैंड के अलावा वो एक नई जगह देखेंगे जहां पर ये सब ड्रामेबाजी उनके अकॉर्डिंग ना हो। क्योंकि भारत में लेबर क्लास तो है ही नहीं, और है भी तो ऑर्गेनाइज नहीं है इतनी कि वो इंग्लैंड की कंपनी को, लोगों को दबा सके या उनको मजबूर कर सकें कि उनके फेवर में काम करें। ठीक है, ऐसे में उन्होंने अपनी कैपिटल को भारत में लगाना ठीक समझा। ऐसा समझो जैसे आजकल मार्केट में आप देखते होंगे ना कि भारत में कोरोना काल में भी कोरोना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का शेयर बाजार लगातार ऊपर बढ़ रहा है ना? 30,000 से वापस 36-37,000 आ गया, क्योंकि भारत ने क्या किया? मार्केट को खोल दिया। कोरोना काल में अनलॉक डाउन हो गया, अनलॉक हो गया। तो अब अमेरिका और पूरे विश्व का व्यापारी ये देख रहा है कि कहाँ के बाजार में प्रोडक्शन हो रहा है ना? अमेरिका की हालत खराब है, न्यूयॉर्क वगैरह की। तो कह रहा है कि अपना पैसा वहां लगाओ जहां फायदा हो। तो भारत का इस समय इन्वेस्टमेंट सबसे हाई है इस समय, है ना? तो सेम उस समय इंग्लैंड के लोग सोच रहे हैं कि अपना पैसा हम कहाँ ले जाएं? भारत ले चलते, वहां लगाने में हमें फायदा मिले। ठीक है, और उन सब के लिए रीजन आपके सामने है, ऐसा इसलिए किया है। अब वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं ये भी देखो। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अच्छा एक चीज और है, अब कंपनी नहीं है भारत में, कौन आएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 1757 की क्रांति हो चुकी है, और क्रांति में कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हटाना पड़ेगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके लिए लीड करेगी। तो ब्रिटिश सरकार कह रही है कि आप
इंग्लैंड के लोग भारत में आकर पैसा लगाओ, और पैसा कहाँ लगाओ, जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था, ठीक है, उस प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए जो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रेल लाइन चाहिए, आप उसमें पैसा लगाओ, ठीक है। और आप जानते हो कि उससे रिलेटेड डेटा आपके सामने है कि ये है डेटा, इसको तो आप प्री में पढ़ ही चुके हैं। मैंने आपको गोरी बंदर बताया था कि गोरी बंदर से ही क्यों किया गया, ठीक है। लेकिन अच्छा पॉइंट ये है, जो प्री में भी यही पढ़ा था हम लोगों ने, स्टार्टिंग भले ही डलहौजी ने की, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि अब अगर रेलवे भारत में चलानी है तो निवेश चाहिए उन्हें, ठीक है। इस रेलवे को कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है? आधुनिक युग का अग्रदूत कहता है, पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो सब कुछ बेटर होगा, ठीक है। इस फेज को आपने विनियोजित फाइनेंशियल कैपिटल सिस्टम कहा है मार्क्स ने। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सरकार कह रही है कि अगर आप पैसा लगाओगे तो हम गारंटी रिटर्न देंगे आपको। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको सरकार कहे कि आप निवेश करो और बदले में हम आपको इतना गारंटीड रिटर्न देंगे। लेकिन यहां सरकार ने कहा कि अगर आप रेलवे में पैसा लगाते हैं तो हम आपको एक फिक्स रिटर्न देंगे। तो ऐसा पैसा कौन नहीं लगाना चाहेगा भाई? आपको ही सरकार कह दे कि आप हमें पैसा दो, हम आपको बदले में 3% का ब्याज देंगे, तो आप कहीं से भी लाएंगे, लेकिन 3% का ब्याज देने के चक्कर में आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। जबकि उन्हें करना कहाँ चाहिए था? पैसा भारत के लिए अगर लाभ कर बात थी तो कहाँ लगाना चाहिए था? उन इन जगह पर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे काफी बड़ी मात्रा में रेवेन्यू और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन है प्री के लिए कि ऐसा यहाँ क्यों नहीं किया? वो पैसा रेलवे में लगवा रहे हैं, ना कि कॉटन टेक्सटाइल में और आयरन स्टील प्लांट्स में। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कौन है? ब्रिटिश काम कर रहे हैं, तो वे नहीं चाहते कि और ब्रिटिश आकर क्या करें, कंपटीशन को बढ़ा दें और भारतीयों को फायदा हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है। इस फेज में जहां भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो नए एरिया खोजे गए, पहले से चले जा रहे एरिया में नहीं पैसा लगवाया गया बहुत ज्यादा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि इस थर्ड फेज में नए नए एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट खोजे जा रहे हैं, रेलवे खोजा जा रहा है। यही वो टाइम है जब चाय, कॉफी, रबर के भी क्या है, नए नए एरियाज को, इंडिगो को भी डेवलप किया गया है। तो प्रियो क्वेश्चन ये बन सकता है कि थर्ड फेज में नए इन्वेस्टमेंट एरियाज डेवलप किए गए, बिल्कुल किए गए। सेकंड फर्स्ट में क्या था? कॉटन महत्वपूर्ण था, है ना। लेकिन थर्ड फेज में कॉटन महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये चीजें आपके सामने है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले फेज में तो आयरन था, टेक्सटाइल था, कपड़ा, कॉटन था, पेपर था, शुगर थी। लेकिन इस फेज में उन सब के अलावा इनको डेवलप किया। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज लगाई गई थी, अब नई इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की चांस को प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है। आप देखें कि कैसे इसको हमने इन्वेस्टमेंट कहा है कि जहां 57 में कितना पैसा लगा था उनका 7 करोड़ पाउंड केवल, ठीक है। और कितना हो गया? 88 करोड़। ये डेटा आप दे सकते हो, काम की चीज। इतना इन्वेस्टमेंट भारत में वो लोग कर चुके थे, और सरकार ने क्या कहा कि हम आपको इस पर ब्याज देंगे, डिविडेंड देंगे। तो बाकी फेजेस की तुलना में ये फेज इंडियंस के लिए तो भी पहले से बेटर था, क्योंकि कम से कम पैसा बाहर से कुछ तो आया,
उससे पहले क्या हो रहा था, हमारा ही टैक्स, हमारा ही पैसा, और यहीं पर लाभ करके काम चला गया। तो हम कह सकते हैं कि इस फेज में थोड़ा सा इंडियंस को फायदा हुआ, और वो डेवलपमेंट के नाम पर आप देख सकते हैं कि भारत में इस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। भले ही अंग्रेजों के हित में हो रहा है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाएंगे, उठा रहे थे। जमशेदजी टाटा जैसे लोग इस समय अपनी फैक्ट्रियां इन एरियाज में लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहला फेज तो हमारे किसी काम का था नहीं। सेकंड और थर्ड फेज भारत के मॉडर्नाइजेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस फेज में आप और चाहो तो लिख सकते हो बैंकिंग सिस्टम को भी डेवलप किया, यानी बैंक के माध्यम, इसलिए आप देखोगे इस समय की जितनी भी बैंक है वो प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक भी क्या कर रही है, इनमें पैसा किसका लगा है, इंग्लैंड के लोगों का लगा हुआ है। तो वो इस तरह से लाभ कमाना चाहते हैं कि बैंक खोल दिया, बैंक के माध्यम से लोन देंगे और लोन से वो बेनिफिट कमाएंगे। ठीक है, तो चाय, कॉफी, रेल, जूट के साथ बैंकिंग लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये हैं 3 फेजेस, कॉलोनियल फेजेस कहते हैं इनको इंडिया में। कुल मिला के कॉलोनी बनाई रखी है, लेकिन बनाए रखने के लिए इनके तरीकों में समय समय पर अकॉर्डिंगली चेंजेस आए हैं। अकॉर्डिंगली मैंने इसलिए कहा कि इससे इंग्लैंड की कंडीशन भी जिम्मेदार है इसमें, और भारत का एनवायरमेंट भी जिम्मेदार है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता गया उनका, वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है। इंग्लैंड में भी चेंजेस आए, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। तो कॉलोनिज्म तो एक जैसा एक ही था, लेकिन कॉलोनिज्म के फेजेस में जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है, लूटने का तरीका है, वो बदला है। इसलिए हमने 3 फेजेस को इसमें स्टडी किया हुआ। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, आप कितना भी पढ़ लोगे तो भी आपको मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप जब पॉइंट वाइज बना लोगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आप, तो आपको ये समझ में अच्छे से आए। ठीक है, और आजकल आप देखेंगे यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी तरह के पूछे जा रहे हैं। ये सब नई रिसर्च है, मतलब बहुत ज्यादा नई तो नहीं है, लेकिन ये रिसर्च के टॉपिक्स रहे हैं हिस्ट्री में। आज रिसर्च हिस्ट्री में इन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा हो रही है, इसलिए क्वेश्चन भी आजकल वो इन्हीं मेंस में स्पेसिफिकली इन्हीं से बन रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे क्वेश्चन आपको नहीं लिखाया है, आप लिख सकते हो, अगर आप कहें तो बाद में समझा भी दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि इस कॉलोनियल फेजेस में जो भी किया गया, उसके पीछे के सोशल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स की चर्चा करें। सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक कारकों की चर्चा करें। तो सामाजिक आर्थिक तो समझ में आता है, अभी आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स कहाँ से आते हैं? तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर एकदम नई चीज है, और इसका मतलब है कि उस समय इंग्लैंड में किस तरह की आइडियोलॉजी चल रही है, भारत में किस तरह की विचारधाराएं चल रही हैं, उनको इस उपनिवेश से, इस कॉलोनिज्म से जोड़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, हम चर्चा जरूर करेंगे अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि उसके लिए आपको इंग्लैंड में चल रही बहुत सारी आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जानने की। और इंग्लैंड के लोग जो भी करेंगे एक आइडियोलॉजी के साथ करते हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं वो तो दिख रहा है आपको, लेकिन वो इसके पीछे फोर्स कौन सा है, इंग्लैंड की थिंकिंग है, वो थिंकिंग आपके सामने नहीं है अभी इस पूरे चर्चा में। तो लेकिन क्वेश्चंस उसी से पूछा गया। ठीक है, तो अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा मेन टॉपिक था, उसमें 2 टॉपिक अब हमारे तैयार हो गए। पहला टॉपिक रेवेन्यू पॉलिसीज का था, और दूसरा टॉपिक कॉलोनिज्म की फेजेस का टॉपिक। आपने देखा
कि जो फर्स्ट पेज है उसमें रेवेन्यू पॉलिसी का भी उल्लेख हुआ है। फर्स्ट पेज में केवल उन्होंने यहाँ से रेवेन्यू कमाया, उससे माल कच्चा खरीदा, इंग्लैंड बेचा, उस माल को फिर से लाकर इंडिया में बेचा। तो आपको इस तरह से दोनों के बीच में लिंक भी स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कर कैसे लिया। और कर के लिए मैंने आपको कल 3 व्यवस्थाएं बताई हैं खेती के क्षेत्र से, एग्रीकल्चर ट्रेड्स। ठीक है, मेन टॉपिक अभी भी रिमेनिंग है, उसके केवल 2 पार्ट आपने तैयार किए। तीसरा पार्ट उसमें एक चर्चा आई थी, है ना, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और क्रॉप्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फेज में और थर्ड फेज में चाय कॉफी रबर क्या है बता सकते हो? क्या ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं? नहीं है, ये कैश क्रॉप्स है, कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो जो आपने पढ़ा है और उनके अंदर टॉपिक हैं और उन टॉपिक का क्वेश्चन बन गया। यानी इस पूरे फेज में अंग्रेजों ने क्या किया, एग्रीकल्चर को, क्रॉप्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और उसका टॉपिक ये बन गया कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है, तो आज का सेकंड टॉपिक आप लिखेंगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ठीक है, तो इस टॉपिक को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला, क्या होता है कृषि का वाणिज्यीकरण, व्हाट इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। दूसरा, उसका रीजन, क्यों करना पड़ा अंग्रेजों को या भारत के लोगों को, और फिर क्या कंसिक्वेंसेज हुए, परिणाम या प्रभाव अच्छे हैं या बुरे या दोनों हमें देखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इस प्रकार की फसलें पैदा करना जो उत्पादन में यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में काम आए, ना कि खाने के लिए काम। फसल तो कोई भी हो सकती है, एक फसल होती है जो सीरियल क्रॉप्स हैं, जो आप डायरेक्ट इंटेक करते हैं। कॉमर्शलाइजेशन का सीधा मतलब है ऐसी फसल पैदा करना जिसे आप डायरेक्ट कंज्यूम ना करके प्रोडक्शन सिस्टम, नेक्स्ट प्रोडक्शन सिस्टम के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको नकदी फसलें कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप खाते तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें बदले में पैदा होते ही, प्रोड्यूस होते ही सेल कर देंगे, इसलिए इनको नकदी फसलें कहते हैं, कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो खाद्यान्न फसलों के ऊपर नगदी फसलों को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी ऑफ कैश क्रॉप ओवर सीरियल क्रॉप्स, इसे ही खेती का या कृषि का वाणिज्यीकरण कहा है। यानी खेती को लाभ के उद्देश्य से करना, प्रॉफिट के पर्पज से करना। और खेती प्रॉफिटेबल तभी होगी जब आप उसमें ऐसा प्रोडक्शन करें जो आप मार्केट के अकॉर्डिंग हो। तो इस कमर्शलाइजेशन में एक टर्म और जुड़ेगी, बाजार की जरूरत के अनुसार, ना कि आपकी जरूरत के अनुसार, नीड ऑफ मार्केट, रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उसे नहीं बेचते हैं, बेचते हैं। गेहूं को भी अगर हमने 10 कुंटल कर दिया और हमें साल में 1 कुंटल खाना है, तो 9 कुंटल हम क्या करेंगे, ये 9 टन क्या करेंगे, हम बेच देंगे। लेकिन उसको पहला पर्पज बेचना नहीं होता, पहला पर्पज क्या है, इंटेक। इसलिए उनको कैश क्रॉप नहीं कहते, क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसलें कहते हैं। यानी उन्हें अगर आप नहीं बेचेंगे तो आप उन्हें इंटेक कर सकते हो। तो शुगर केन, गन्ना है, जैसे तो आप भी उसे यूज कर सकते हो, लेकिन गन्ना दिन भर तो नहीं खाओगे ना। गन्ना आप इंटेक करते हो, लेकिन गन्ने से आपका पेट नहीं भर सकता। तो इसलिए गेहूं सीरियल क्रॉप नहीं है और गन्ना सीरियल क्रॉप। जबकि गेहूं को हम बेचते हो, गन्ने को खाते हैं, इसके बावजूद भी दोनों की कैटेगरी अलग अलग है।
ठीक है, तो भारत में इससे पहले भी ये क्रॉप्स हो रही हैं, लेकिन उनका पर्पस या भारत में खेती का पर्पस कभी भी क्या नहीं रहा, प्रॉफिट नहीं रहा, जरूरतें पूरी करना रहा। ठीक है, तो अगर आप कह सकते हो कि क्या इससे पहले गन्ना नहीं होता था, होता होगा, होता था, लेकिन वो कॉमर्शलाइजेशन नहीं है, यानी पूरी पूरे पूरे का पूरा खेत में गन्ना पैदा नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने, अब भारत में अंग्रेजों के आने के बाद एक कॉमर्शलाइजेशन हुआ, क्योंकि भारत में अंग्रेज क्या चाह रहे थे, कच्चा माल जो खेती से आता था, खेती से आ सकता है, तो उस रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया गया, प्लस टैक्स देना था किसानों को। तो गेहूं की जगह वो क्या पैदा करेंगे, गन्ना पैदा करेंगे, जिससे बेच के तुरंत क्या करें, वो उनका टैक्स चुका सके, तो टैक्स दे दिया हमने। लेकिन प्रायोरिटी किस चीज को है, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों को जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो कॉटन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैश क्रॉप हो जाएगी, कॉमर्शलाइज हो जाएगी, कि पूरी की पूरी कॉटन, पूरा का पूरा पूरा खेत आप कॉटन से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो कारण लिख लिया आपने। पहला, सबसे बड़ा, अंग्रेजों को कच्चा माल चाहिए आपसे, जैसे कॉटन और जूट। दूसरा लिखेंगे कारण कि आपको रेवेन्यू पे करना है, तो कैश अच्छा रहेगा, पे करने के लिए इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। तीसरा है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग कहाँ से आएगा, अच्छा अच्छा आंसर है ये ना। और भारत में सोचो कि इंग्लैंड के लोग जूट क्यों ले जा रहे हैं, तो जूट का यूज होता था पैकेजिंग में। ये अच्छा पॉइंट, फ्री के हिसाब से, क्योंकि वर्ल्ड में ट्रेड बढ़ रहा है, और ट्रेड में चीजों को यहाँ से वहां ले जाना है, तो क्या करें, बोरियां चाहिए होंगी ना, कट्टे जिसको आप कहते हैं, ऐसे बनाएंगे, जूट से तो बनेंगे। तो जूट पैकेजिंग के लिए यूज होना है। जूट का कोई डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बोरी बनाओ, बोरी में माल भरो, तो इसके बोरी बंदर, मैंने कहा बोरी मतलब जूट की, कॉटन की भी कॉटन टाइप के होंगे, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैकेजिंग के लिए कुछ कच्चा माल चाहिए था। एग्जाम्पल आप देंगे जूट, इसलिए इसका कॉमर्स, इसलिए उसको प्रोडक्शन की जरूरत ज्यादा पड़ी। और आज भी जानते हैं बांग्लादेश और भारत क्या है, आज भी वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है जूट। हुगली का पूरा एरिया किसका क्या पैदा करता है, जूट पैदा करता है आज भी। ठीक है, चौथा रीजन था। उसके लिए आपको एक ट्रायंगल समझना होगा। उस ट्रायंगल में तीन कॉर्नर हैं। ठीक है, तो आप बना देंगे और लिखेंगे इसके बाद, ये तीन कॉर्नर आपको बनाने हैं। एक कॉर्नर पर लंदन है, या लंदन को यहां बनाओ टॉप पर। दूसरे कॉर्नर पर इंग्लैंड, भारत है, कलकत्ता है, बड़ा मार्केट। और तीसरे पे चाइना का कैंटन एरिया है। ये ट्रायंगल बन गया था उस समय व्यापार पे। तो इस ट्रायंगल में एक का प्रोडक्शन इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट का काम करता है, या सॉरी उल्टा बोलिए, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है। जैसे यहां से अगर आप, जूट आउटपुट है, तो इंग्लैंड और कैंटन के लिए क्या है, वो इनपुट कर रहा है। क्लियर है, कैंटन चाइना का हिस्सा था। अगर यहाँ चाइना का आउटपुट अफीम है, ओपीएम है, तो वो इनके लिए क्या है, इनपुट का काम कर रहा है। तो इस तरह से तीन मार्केट थे बड़े, और हर मार्केट का जो, इंग्लैंड का जो कपड़े का आउटपुट है, वो इंडिया और कैंटन के लिए क्या है, इनपुट का काम करेगा। ठीक है, तो इसी को इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसी कहते हैं। आगत निर्गत, आगत निर्गत संबंध। तो उस समय दुनिया में ये तीन बड़े मार्केट हैं जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है। इसलिए भारत में
क्या करना होगा, खेती को इस तरह से तैयार करना होगा कि लंदन और कैंटन की जरूरतों को वो पूरा कर सके। ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड है, इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में खेती को कॉमर्शलाइज बनाया है। ठीक है, तो 4 कारण आपने लिख दिए हैं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्योंकि ये हमने प्री में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसके कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने पूरे खेत में कॉमर्शियल क्रॉप करोगे तो खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भारत में खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, सीरियल क्रॉप्स की कमी हो, और जब वर्षा नहीं होगी तो आपके पास अकाल, फेमाइन बनेगी। तो फेमाइन क्या था, इसका बाई प्रोडक्ट था। इसलिए कहा जाता है कि, और क्वेश्चन प्री में और मेंस में दोनों में बनाया गया है कि इस समय पड़ने वाले अधिकांश अकाल मैन मेड थे। तो मैन मेड समझ में आ गया, ये रीजन आपको देना है। ये क्वेश्चन इसके अंदर और तैयार होगा मेंस के लिए, प्री के लिए, कि उस समय के अधिकांश अकाल मैन मेड क्यों है। तो वो जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया वो पूरा है कि सीरियल क्रॉप से कहाँ आ गए कैश क्रॉप्स पर। क्रॉस क्रॉप्स, अगर कैश क्रॉप्स आई हैं, नकदी फसलें आई हैं, तो खाने की फसलें नहीं करेंगे तो जिस साल बारिश नहीं होगी उस साल वो अनाज महंगा हो जाएगा और आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। इनफैक्ट वो अनाज होगा ही नहीं बहुत ज्यादा। तो पहला इम्पैक्ट ये था, और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, करोड़ों में लोग मारे जाएंगे। ठीक है, तो हम कल अलग से पढ़ेंगे भारत में अकाल, ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में फेमाइन्स कैसे थे वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, अलग से मेन क्वेश्चन है। दूसरा है लैंड मार्केट को बढ़ावा मिला, भूमि बाजार को बढ़ावा मिला। अर्थात जमीन को खरीदने और बेचने का एक नया बिजनेस शुरू हो। जो भी शहर का व्यवसायी था, व्यापारी था, वो अब गांव में जमीन खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसे कैश क्रॉप चाहिए वहां से लाभ के लिए। ठीक है, तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो हिमांशु ने लिख के दिखाया था, इकोनॉमिक चेंजेस, तो उसमें कुछ पॉइंट आप ऐड करेंगे जो अब आप ऐड कर सकते हैं डिस्कशन के बाद कि क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, तो लैंड मार्केट को बढ़ावा मिला, यानी अब लैंड खरीदने और बेचने की चीज बन गई है। इससे क्या होगा, एक आदमी के पास 10 बीघा है तो क्या करेगा, वो 9 बीघा अपने पास रखेगा, 1 बीघा छोड़ देगा क्योंकि उसे पैसा चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े लैंड के टुकड़े थे वो छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी भूमि का लैंड डिसऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी जो साइज, होल्डिंग साइज है लैंड का, वो छोटा हो जाए। ठीक है, जिसको हम जोत कहते हैं, होल्डिंग साइज कहते हैं इंग्लिश में, ये छोटा होगा। नेक्स्ट, ये बाई प्रोडक्ट है कि रूरल डेप्टनेस यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गांव का आदमी लगान चुकाने के लिए क्या करेगा, कर्जा लेगा। ठीक है, और अगर कर्जा लेगा तो फिर वो उसको कभी चुका नहीं पाएगा। कल भी मैंने बताया कि 300% तक का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसे। तो पूरा रूरल स्ट्रक्चर शिकार हो जाएगा किसका, डेप्टनेस का, ऋणग्रस्तता का शिकार हो। इससे नेक्स्ट इम्पैक्ट है, ये आप कल वाले पॉइंट में भी ऐड कर देंगे। इससे जो रूरल एरिया की जो हार्मनी है, यानी सब लोग जहां एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे, वहां अब वो हार्मनी, सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि गांव का मनी लेंडर, लैंड होल्डर्स बाकी लोगों को क्या समझेगा, कस्टमर। उल्टा भी जो किसान है वो महाजन से क्या रखेगा, दुश्मनी, क्योंकि वो 300% तक का ब्याज दे रहा है। जमींदार को क्या समझेगा, दुश्मन, क्योंकि वो उससे मारता पीटता भी है, बेकार भी, अनपेड लेबर भी कराता है। तो कुल मिलाकर जो रूरल एरिया की सोशल स्ट्रक्चर की जो हार्मनी है, लोग मिलजुल कर साथ रहते थे, अब नहीं होंगी। इसको कहते हैं क्लास
फ्रेगमेंटेशन। तो भारत में हैव्स और हैव नॉट यानी संचित और वंचित दो वर्ग बन जाएंगे। और मार्क्स कहता है जहां ये दो वर्ग बन जाते हैं फिर वो संघर्ष करते हैं, दोस्त नहीं रहते, कॉपरेट नहीं करते बल्कि कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो आपको हिमांशु स्पेशली कर आपने आंसर लिखा है, उसमें क्या दिखाएंगे आप कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे। दो क्लास बनी और क्लास के जो क्या हो गया कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा, वर्ग संघर्ष पैदा होने लगे। ठीक है। और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट 57 की क्रांति में देखने को मिला था कि जब वो रिवोल्ट हुआ 57 का, तो किसानों ने महाजनों और सूदखोरों को भी लूटा, मनी लेंडर्स। क्यों लूटा? क्योंकि जमीन के कागज किसके पास थे? उस महाजन के पास। जबकि क्रांति तो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी ना, महाजन क्यों लूटा जा रहा है? इसे लूटा जा रहा है क्यों? क्रांति के फेर पे चक्कर में महाजन से अपने कागज ले लो, उसकी जो डायरी वो जला दो, तो उसके बाद रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, आपकी जमीन आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखते हैं फटाफट। इन सबसे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको कहा था, सेकंड और थर्ड फेज में भारत के उद्योगपति भी, भारत के व्यक्ति भी क्या बनने लगेंगे? उद्योगपति बनने लगेंगे। तो टाटा और बिरला का उदय इसी समय हुआ है। अंबानी तो बहुत बात की कंडीशन है, लेकिन टाटा और बिरला इसी समय इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं अपनी। तो भारत में स्वदेशी लोग भी इकोनॉमिक एडवांटेज का फायदा उठाएंगे। तो डाबर, सिंघानिया, टाटा, बिरला इसी समय की देन है। ठीक है। और ये सब कहाँ हुआ? पश्चिम भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र वाले हिस्से में सबसे ज्यादा हुआ। साउथ में भी हुआ, चेट्टी है ना, चेट्टियार, ये वहाँ के कॉमर्शियल और ट्रेडर क्लास है, तो इनका इस समय डेवलपमेंट होता है। इससे क्या हुआ? स्वदेशी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट, प्रमोशन मिला। ठीक है, क्योंकि भारत का व्यापारी भारत से लाभ कमाएगा, भारत में ही निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, बाहर तो भेज नहीं रहा पैसा। तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होंगे और वो और मजबूत होंगे। तीसरा, इंडिया की जो लोकल मार्केट है वो आपस में लिंकेज हो जाएगी। इंग्लैंड के लोग लेके क्या है? रेलवे। उस रेलवे ने क्या किया कि भारत के छोटे छोटे बाजारों को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ने इंडियन लोकल मार्केट्स को आपस में कनेक्ट किया, यानी यहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। तो ये अच्छी चीज थी। इससे इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का जन्म हो जाता है, एकीकृत अर्थव्यवस्था बनती है। नेक्स्ट, कॉमर्शलाइजेशन से भारत में शेयर बाजार, नए बाजार पैदा हुए, जैसे शेयर बाजार पैदा हुआ, मॉडर्न शेयर बाजार। और आप जानते हैं इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बना, भारत का नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से ये एडवांटेज आप दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये तय है कि किसी ने खेती में निवेश नहीं किया। खेती को सबने केवल सोना के अंडे देने वाली मुर्गी ही बना के रखा। ठीक है, तो आज आपके दो बड़े टॉपिक तैयार हो गए हैं। लेकिन कल भी किसी ने लिख के नहीं दिखाया है, कल का क्वेश्चन केवल हिमांशु लिख के दिखाया शायद। ठीक है, तो आज के लिए ये क्वेश्चन आप लिख के दिखाएं, 3 फेजेस और उसके अलावा खेती का वाणिज्यीकरण, ये 2 टॉपिक आज आपके तैयार हो। तीनों में डिफरेंस मेंटेन करिए और याद करिए। जैसे क्लियर है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। अच्छा, एक चीज बताओ, बाकी समझ में आ रहा है कि केवल टाइम पास कर रहे हैं हम लोग? हिमांशु,
ज्योति, समझ में आ रहा है? ज्योति कहाँ हो तुम? तुम्हारा जवाब नहीं आया। चलो ठीक है फिर कल मिलते हैं।